अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, एक बार फिर आपको हमारे लेक्चर डॉक्टर माज मेडिकल लेक्चर में एक बार फिर खुशुमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है सेल ऑर्गेनेल यानी एंडोसोम और फिर उसके बाद जो है लाइसोसोम उनके बारे में पढ़ा था। आज हम एक और ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसका नाम है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है उसकी ये मैंने पेरोक्सिसोम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सिंपल। ये साइज में लाइसोसोम से छोटा होता है और इसके एंजाइम जो है एंजाइमेटिक मशीनरी भी मुख्तलिफ होती है और इसका फंक्शन भी मुख्तलिफ है। ठीक है, अब फंक्शन में या इनमें फर्दर डिटेल में जाने से पहले हमारे लिए लाजमी है कि ये कहाँ से आता है। इस पर हमारे पास लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी जो है कंट्रोवर्जन इस पे जारी है, क्योंकि ये कहाँ से आता है। जैसे आपको स्टूडेंट मैंने बताया था कि लाइसोसोम जो है वो गज्जी बाड़ी से जो है बड़े रफ होता है और फिर जाके जो है वो लाइसोसोम बन जाता है मैच्योर यानी प्राइमरी, फिर जाके सेकेंडरी जो तरीक़ाकार होता है। लेकिन पेरोक्सिसोम का बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका है। एक तो ये है कि ये कहा जाता है कि पेरोक्सिसोम का जो मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मेम्ब्रेन उसका जो है ना, ये मेम्ब्रेन यानी इस मेम्ब्रेन में जो हमारे पास प्रोटीन है, इसमें जो लिपिड्स है, तो कहा जाता है कि ये कहाँ से निकलता है। ये निकलता है हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रफ से क्यों नहीं निकलता, क्योंकि इसका काम जो है वो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका काम जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर के एंड में जाके इंशाल्लाह हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन होता है कि इसके लिए जो है ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वेसिकल जो है यानी ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है ये इसके लिए आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये गज्जी बाड़ी से नहीं आता। पता नहीं अभी इसमें कंट्रोवर्जन है, लेकिन मेरे ख्याल पे ज्यादा मौजूद डिफिनीशन ये है कि ये स्मूथ से आता है। अब इसमें ये कंफ्यूजन कि ये रफ से आता है, आर से आता है, लेकिन ये आर से आता है या ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। तो जाहिर सी ज्यादा मौजू इसलिए रखता है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। ठीक है, अब एक बात जो है वो याद रखनी है आपको, वो ये होगी कि इसमें हमारे पास ये मेम्ब्रेन तो बन गया। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है जिस तरह हमारे पास पेरोक्सिसोम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं, उनमें मैं 2 इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है मेंशन कर रहा हूँ। वो जाके फिर ये जो है ये जाके हमारे पास ये बन जाता है। इसके अंदर जो है ये मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ को एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए 2 को एक्सप्लेन करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और इस पर हम अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं कि इनका क्या काम है। ठीक है, ये रेड कलर से जो मैंने नोट किया ये हमारे पास ऑक्सीडेजेस है और यहाँ पे हमारे पास इसको ऑक्सीडेजेस या आपके जो लोअर क्लासेस में वो पेरोक्सीडेजेस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है कि ये पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं, तो इसको कौन पेरोक्सीडेजेस कहते हैं या इसको हम सिंपल अगर ऑक्सीडेजेस कहेंगे तो ऑक्सीडेजेस केटलेज जो है सॉरी यहाँ पे ये केटलेज को जो है ये पेरोक्सीडेज या ये टॉपिक जो है इसको अगर हम यहाँ पे वाइंड अप कर ले, यहाँ पे खत्म कर ले, फिर आप जाके इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपल ये याद रख ले कि यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, एक ऑक्सीडेज होता है, एक केटलेज होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेज और केटलेज जो है इसको पेरोक्सीडेज अगर हम कहें। पेरोक्सीडेज का मतलब ये एंजाइम हमारे पास पेरोक्सिसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये नेचर में क्या है, प्रोटीन है। ये कहाँ से आता है स्टूडेंट, ट्रूली स्पीकिंग कहा जाता है कि ये जो साइटोसोल में, यानी अगर आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि लाइसोसोम में जो एंजाइम थे वो आते थे हमें कहाँ से, वो आते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो से। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास साइटोसोल में जो राइबोसोम होगा ये जो है ये एंजाइम बनाएगा। ठीक है, एंजाइम जो है वो जेनेटिक कोड के थ्रू जो है इसको बनाएगा। ठीक है, और इसको बनाने के बाद जो है फॉर एग्जांपल एक ये बना दिया और फिर बाद में जाके एक ये, तो ये दोनों प्रोटीन जब बन गए तो ये आके इसमें इनकॉर्पोरेटेड हो गई, या सिंपल हम इसको कहिए इसमें या इसमें ये इनकॉर्पोरेटेड हो गए, तो फिर इनका जो है ये स्ट्रक्चर वजूद में आ गया। ठीक है, ये कहा जाता है कि इसके जो प्रोटीन्स है, इसके जो मुख्तलिफ किस्म का मशीनरी है, ये लाइसोसोम जैसा नहीं है
क्योंकि इसका यही तरीक़ाकार है, ये तरीक़ाकार ये रूल्स अप्लाई करते हैं। इसके लिए प्रोटीन जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म में बनते हैं, ठीक है, यानी ये एंजाइम, और फिर ये जाके इनमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है इसका ये स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इनमें से जो है सिंपल हमने ये ले लिया है। पर अभी आपको पता है ऑक्सीडेज में हमारे पास ये दो किस्म के एंजाइम है, मतलब इसमें बहुत और ढेरों सारे होते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए इसमें एक ऑक्सीडेज एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेज एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ से इसका हम फंक्शन निकालते हैं। ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप एक बात याद रख ले, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए क्या लाजमी होता है, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक बात याद रख ले, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में तो यहाँ के कौन कौन से होते हैं आपको पता, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ऑक्सीडेशन होता है, यानी पेरोक्सिसोम के अंदर ऑक्सीडेशन होगा कौन से कंपाउंड का, ये हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ फैटी एसिड का, ठीक है स्टूडेंट, फैटी एसिड और प्लस अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड इनका मतलब ये होता है कि बीटा, वो डिटेल में हम नहीं जाते, फिर उसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन, गैमा ऑक्सीडेशन, उसमें हम नहीं जाते। सिंपल आप ये याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ इनका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, एक काम तो ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेरोक्सिसोम का काम क्या है, तो ये ऑक्सीडेशन करते हैं किस चीज का, यानी अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो है इनका क्या करता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये इनका काम हो गया, ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास स्टूडेंट मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑक्सीजन यूज कर रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ट्रूली स्पीकिंग ये है कि ये जो है ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ये भी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडेज एंजाइम है इसके पास तो ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एक बात याद रखिएगा, जब ये ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन यानी ये ऑक्सीडेशन क्या, ये एक मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसके नतीजे में हमारे साथ फ्री रेडिकल बन जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, फ्री रेडिकल्स, क्या है, फ्री रेडिकल्स, या इसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कह सकते हैं। ये एक ऐसे केमिकल्स है, ठीक है, उसकी मिसालें कौन सी है, ये हमारे पास जब है ऑक्सीजन, तो सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जाके H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, फिर इसके साथ हमारे पास हो हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है। रेडिकल का क्या मतलब स्टूडेंट, वो तो आपको पता होगा कि ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, ये सुपर ऑक्साइड जो है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ये कैसे रेडिकल है, क्योंकि रेडिकल का मतलब ये होता है the groups are atom or the group of atom which having unshared of electron, इनके पास अनपेयर्ड या अनशेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनशेयर्ड। तो क्या होता है, ये इंतहाई ज्यादा जो है ये फ्री रेडिकल, यानी ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में अगर ये फ्री रेडिकल पैदा हो जाते हैं इन रिएक्शन के नतीजे में, यानी ये जब ये मेटाबॉलिज्म होता है या मेटाबॉलिक और भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो उनके नतीजे में हमारे साथ क्या होता है, उसमें नतीजे में हमारे साथ फ्री रेडिकल पैदा होता है। ये फ्री रेडिकल ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है कि ये हमारे लिए सेल के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये सेल को मतलब ये है कि मुख्तलिफ किस्म के, अगर मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं सिंपल आपको ये बता दूंगा, सिंपल टिप देता हूँ मैं आपको, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है या ये फ्री रेडिकल जो है ये सेल के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है। क्यों, सिंपल आप ये याद रख ले, ये फ्री रेडिकल जो है या ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है ये जाके आपको जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो है ये आपको क्या करता है, ये आपके लिए दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ ये फ्री रेडिकल जो है ये जाके आपके साथ जो आपके सेल का जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए, ठीक है, ये डीएनए पे अटैक करके क्या करता है, डीएनए में म्यूटेशन काज कर देता है, क्या कर देता है, म्यूटेशंस। तो इसकी वजह से ये क्या करता है स्टूडेंट्स, या तो ये आपके साथ क्या कर देता है, ये आपके साथ जो है ये आपको हार्ट डिजीज का सामना कर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सिर्फ हार्ट नहीं या हार्ट के वेसिकल के डिजीज का सामना करेंगे, तो इसको हम कहेंगे
कार्डियोवास्कुलर सीवीएस डिजीज, तो ये आपके लिए या सीवीएस डिजीज काज करेगा या ये आपके लिए कैंसर काज करेगा, ताकि ये म्यूटेशन जो है जाके, तो ये का जो ट्रू स्पीकिंग यही कहा जाता है कि अगर ये उसका मिकदार बढ़ जाए। अच्छा, इसका एक और फैक्टर मैं आपके साथ ऐड कर दूं, सिंपल आप ये याद रखें, ये जो है ये फ्री रेडिकल ये सेल के एजिंग के साथ जो है, सेल का बूढ़ा होना या सेल का वन आउट, सेल के एजिंग के साथ हो, ये भी रिलेटेड है। क्या है? ये रिलेटेड है। तो आप देखें, ये डिजीज जो है इनसे मतलब ये है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है या ये फ्री रेडिकल जो है ये सेल के लिए कितनी, मतलब ये है कि सेल के लिए कितना खतरनाक है, ये सेल को इस तरह जो है नुकसान पहुंचा देता है। तो फिर इसके लिए क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो है इसको खत्म करने के लिए मतलब ये है कि ये परऑक्सीसोम क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं, इसमें जो ये कैटालेज एंजाइम है, ठीक है, तो ये कैटालेज एंजाइम बीच में से आके क्या करता है, ये कैटालेज एंजाइम आके कैटालेज, ठीक है, ये कैटालेज एंजाइम आके क्या करता है, ये कैटालेज एंजाइम जो है ये इसको जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को या इसमें से जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये फ्री रेडिकल, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये और जो है और के लिए और तरीकाकार होगा, लेकिन सिंपल में ही ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये ब्रेक डाउन करके इसको क्या बना देता है, इसको पानी में कन्वर्ट कर देता है और फिर इसमें इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन और वाटर जो है ये फिर नुकसानदेह नहीं है सेल के लिए। तो ये कैटालेज का काम हो गया। अब ऑक्सीडेशन मतलब ये ऑक्सीडेज का काम भी आपको समझ आ गया, कैटालेज का काम भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, ये आप स्टूडेंट याद रखें, हमारे सेल यानी बॉडी के जो डिफरेंट सेल है उनमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन अभी भी हो रहे हैं और हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास लॉट्स बंच अबंडेंट ऑफ क्या पैदा होते हैं, फ्री रेडिकल या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पैदा होते हैं। और यही स्पीशीज और ये फ्री रेडिकल जो है ये हमारे सेल के एजिंग में, सेल के बूढ़ा होने में, यानी सेल को नॉन फंक्शनल बनाने में, या आपके जो है अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें उसके सेल यानी हार्ट के सेल हो गए या ब्लड वेसल के सेल हो गए, उनको टारगेट कर देता है। तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज का सामना हो सकता है। ये इस तरह आपके जो है सेल के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये पेरोक्सिसोम आपका नॉर्मल काम ना करे तो फिर साइंटिस्ट मतलब ये कि फिर देखते हैं ना हम डॉक्टर के, यार फॉर एग्जांपल एक बंदे का एजिंग ज्यादा हो रहा है या फिर उसमें कैंसर की जो है या फिर ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, जैसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, थ्रोम्बोसिस, ये वाला। तो इसकी तरफ अगर आप देखें तो इनके लिए फिर हम जो है एंटीऑक्सीडेंट, मेडिकल में इसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन डॉक्टर जो है वो आपको, आपने देखा होगा डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? वो ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो ये आप जब ये मेडिसिन इस्तेमाल करोगे तो ये आपको ये होता है, डॉक्टर आपको किस सूरत में ये देगा, या खुदा न खास्ता आपको जो है कैंसर का खदशा है या आपको कैंसर हो गया है, या वो ये करता है कि आपको जो है अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड या कोई दिल से या कोई की दिल या उसके नालियों के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का एक फायदा ये भी है कि ये आपको एजिंग यानी बूढ़ा होने से, आपको सेल को बूढ़ा होने से जो है ये एंटीऑक्सीडेंट आपको बचाए रखता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके साथ जो है ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये ऑक्सीडेट यानी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके इनको क्या कर देता है, इनको डी टॉक्सी क्या कर देता है, या सिंपल हम उसको क्या कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम मतलब ये है कि इसका बुरा असर या उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन इसके बारे में। ये तो एक इसका एक फंक्शन हो गया पेरोक्सिसोम का। लेकिन मैंने आपको जो है स्टार्ट में लेक्चर स्टार्ट होने के टाइम मैंने आपको बताया था कि ये क्यों जो है ये तस्वर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसका एक काम हो गया। दूसरा ये हमारे पास है कि ये स्टूडेंट कहा जाता है, ये हमारे पास हो ये पेरोक्सिसोम लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर से याद हो तो हमने ये बात की थी कि लिपिड सिंथेसिस जो है वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम भी करता है। तो जब ये लिपिड सिंथेसिस ये पेरोक्सिसोम करता है तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों के काम मिले जुले हुए। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है ये बर्डेड ऑफ कहाँ से हुआ है, ये बर्डेड ऑफ हुआ या यहाँ से ये क्या है, ये आया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया होगा। ठीक है शायद।
तो लिपिड सिंथेसिस में ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे पास लिपिड भी बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे पास क्या बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब इसकी अगर मिसालें मैं आपको दे दूं तो ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल में से ये है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखें तो ये हमारे पास बाइल, अगर कोई मुझे कंफ्यूज ना करे मैं सॉरी भी आपको कहता हूँ। देखें, आप एक बात याद रख ले, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो बात भी गलत नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किया, हमने बात की कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। तो बाइल एसिड जो है हमारे पास, बाइल एसिड वो कौन बनाता है, वो पेरोक्सिसोम भी बनाता है, और वो जिस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता था, इस तरह हमारे पास लिपिड सिंथेसिस ये करता है। ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास माइलिन शीट बनाता है, माइलिन शीट। स्टूडेंट आपको पता होगा माइलिन शीट का मतलब क्या है, ये एक इंसुलेटर है जो न्यूरॉन के इर्द गिर्द लगाया जाता है। आपको पता है हमारे पास अगर मैं एक न्यूरॉन बना तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाती, हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। उस न्यूरॉन के इर्द गिर्द हमारे पास एक कोट होता है, एक कोट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ये इसको ये वाइट कलर में होता है। तो ये वाइटिश कलर जो है, ये वाइटिश कलर ये लिपिड नेचर होता है, लिपिड नेचर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है, माइलिन शीट। और ये इस न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करते हैं और इसका कंडक्शन जो है उसको अच्छे तरीके से, या उसको इसका कंडक्शन जो है उसको अच्छा बना देता है, ठीक है। तो ये माइलिन शीट कौन बनाता है, यहाँ पे हमारे पास सेल होते हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाता। तो उस सेल का नाम क्या है, श्वान सेल, ठीक है। तो श्वान सेल में क्या होगा, श्वान सेल का जो पेरोक्सिसोम है वो हमारे साथ माइलिन शीट बनाएगा, और ये माइलिन शीट फिर जाके जो है, या जो मैंने ये ग्रीन कलर से डिनोट किया, या कि इस न्यूरॉन के एग्जाम को जो है इसको कवर करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको कवर करेगा। जब इसको कवर करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पे काम आएगा, ठीक है। तो ये एक इसका और काम हो गया। दूसरा इसके अलावा और काम भी जो है, ये आपको तो पता होगा, ये इन दोनों का मिला जुला हुआ काम है। फिर कहा जाता है ट्रूली स्पीकिंग कि ये जो है हमारे साथ ये जिस तरह मैंने आपको कहा, ये हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद जो मटीरियल है उसका ऑक्सीडेशन स्लिप नहीं करता, ये ऑक्सीडेज एंजाइम, ये ऑक्सीडेज एंजाइम बाहर से आया हुआ है। जिस तरह मैं आपको कहूँ, अगर आपको पता हो, मैंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन, मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बात मैंने की थी वो इधर ही है। ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, ये हमारे पास ये करता है कि जब बाहर से जो है कोई पैथोजन आता है, ठीक है, पैथोजेंस, तो ये हमारे पास क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। सो ये डिटॉक्सिफिकेशन आप क्या करते हैं, आप पैथोजेंस भी करते हैं, ये ड्रग्स, जैसे हम अद्वियात लेते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स के साथ साथ हमारे पास और भी, जैसे मैंने आपको कहा अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल, ये अल्कोहल जो है इनका क्या करता है, ये इनका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और इसकी बिना पे ये जो है ये पेरोक्सिसोम जो है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये हमारे पास लीवर के सेल में, कहा, ये हमारे पास लीवर और किडनी के सेल में जो है, लीवर प्लस किडनी के सेल में जो है ये वो ज्यादा एबंडेंट तादाद में जो है उनके सेल में आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक आज पेरोक्सिसोम के बारे में, एक छोटा सा अर्गेनिक था, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमने सोचा कि आज इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेनेशन कर दे, ताकि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ समझ आए। यहाँ पे हमारा लेक्चर अख्तिताम को पहुंचता है, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम दोबारा मिलेंगे। और स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये व्यूअर आपसे मेरे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको जो है ये आपका इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें ये फ़ायदा ये होगा कि हम जो नई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा, और इसी के साथ हमें मोटिवेशन भी मिलेगी। और अगर हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए और भी खूबसूरत वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर का अख्तिताम करते हैं। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।